PHP क्लासेस हैं या क्लास। ऑब्जेक्ट तो क्लास का बनता है ना, इसका ये क्लास होगी, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, किसका बनाएंगे, वो भी देख लेते हैं। चलिए ये सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स के मैंने एक मॉडल बनाया। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मॉडल भी एक अदद क्लास होगी, उसका हमने नाम रखा क्लास का प्रोडक्ट। उसके बाद इसको एक्सटेंड करवाना है हमने, एक इसकी अपनी क्लास है फ्रेमवर्क की CI_model उसका नाम है। उसके बाद आपने एक अदद कंस्ट्रक्टर लिखना है, इस तरह से हमने इसका कंस्ट्रक्टर, और अगेन वही एक्टिविटी की जो हमने कंट्रोलर घर की थी, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद अब हम यहाँ से ये हमारे पास एक मॉडल का बेसिक हमने बना लिया। अब हमने इसमें फंक्शन लिखने हैं जो हमने काम डेटाबेस से रिलेटेड परफॉर्म करना है, वो हम यहाँ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन गेट ऑल कैटेगरीज। अच्छा, ये गेट ऑल कैटेगरीज क्यों मैं बना रहा हूँ? यहाँ पर मुझे तमाम कैटेगरीज जो है लिस्ट करनी है, तो मैं एक दफा यहाँ पर कैटेगरीज उठा लूँ ताकि मैं फिर उनको यहाँ पे। अच्छा, कैटेगरीज के लिए हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। हमने किस नाम से टेबल बनाया था, क्या क्या कॉलम्स है उसमें, क्या डिटेल थी, वो देख लेते हैं। कैटेगरी तो मैं एक अदद यूजली लिखता हूँ यहाँ पर कैटेगरीज को उठाने के लिए। सिंपल सी बहुत सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम कैटेगरीज, और अच्छा अगर हम यहाँ वापस अपने टेबल के अंदर आते हैं, अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा हो उसको कॉपी कर लीजिए। हमने कैटेगरी के टेबल के अंदर ये कॉलम रखे थे, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी का नाम, कैटेगरी की पेरेंट आईडी और इमेज और स्टेटस। अच्छा, ये अगर आप लोगों को याद हो कि हमने इस कॉलम को क्यों रखा था, याद है आपको? हाँ एग्जैक्टली। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं ये हमने सब कैटेगरी के लिए बनाया था कि जी हम पेरेंट आईडी डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैटेगरी है कंप्यूटर्स की, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर इसकी सब कैटेगरी में बनाता हूँ, फॉर लैपटॉप्स की है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप की एक मेरे पास कैटेगरी है, इसकी सब कैटेगरी में आया था एप्पल, इसी तरह आया था मेरे पास HP, इसी तरह एसर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसके पेरेंट है वो लैपटॉप है और इसके जो चाइल्ड है वो एप्पल। अगर इसमें फिर हम HP में जाए तो HP, फिर इसके भी चाइल्ड हो सकते हैं, HP पवेलियन आ जाएगा। इसी तरह एसर के अंदर भी एसर एस्पायर है, एसर मिनी है एंड सो ऑन, ठीक है। एप्पल के अंदर बहुत सारे मिनी बुक और प्रो बुक और बहुत सारे इसमें भी, तो मतलब ये इसकी मजीद चाइल्ड हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे पहले थोड़ा सा टेबल में लेट्स से मैं कहता हूँ कैटेगरी नेम लैपटॉप ही कर देता हूँ और इसकी पेरेंट आईडी फिलहाल लैपटॉप, क्योंकि बेस कैटेगरी है, इसका कोई पेरेंट यकीनन नहीं होगा या होगा, ठीक है। तो इसका अगर हमारा कोई कैटेगरी नहीं है तो हम इसको आईडी रख देते हैं इसकी 0, क्योंकि देखें कैटेगरी पेरेंट आईडी, यहाँ पे आईडी आनी है, इसकी फिलहाल कोई पेरेंट नहीं है तो 0। इसके बाद कैटेगरी की इमेज फिलहाल हम यहाँ पे रख देते हैं
मैं करता हूँ एप्पल, इसकी पेरेंट आईडी क्या है? सही 0 होगी या 1 होगी? कितने लोग कहते हैं कि 1 होगी? कितने लोगों को समझ में नहीं आता कि 1 क्यों होगी? और देखिए यहाँ पर अब मैं बनाने जा रहा हूँ लैपटॉप का चाइल्ड जो कि एप्पल, ठीक है। तो लैपटॉप की आईडी क्या है जनरेट हुई है वहां पर 1, नहीं सॉरी, लैपटॉप की आईडी क्या है? कैटेगरी आईडी 1 है। तो ये क्योंकि इसके चाइल्ड में आएगा तो ये 1 जो है ना वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह मैं कहता हूँ apple.jpg और इसका स्टेटस भी कर देता हूँ। इसके बाद जरा जल्दी से बता दें क्या क्या होता है। HP की पेरेंट भी क्या होगा 1 और hp.jpg कर देते हैं, इसका स्टेटस भी बंद कर देते हैं। और ऐसा इसका भी आईडी पेरेंट 1 acer.jpg और 1। फिर डेल होता है और डेल डेल.jpg और तोशिबा। और ये तो एक पेरेंट उसकी होगी। अब हम एक और कैटेगरी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, एक पेरेंट कोई नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है जी। अब हाँ क्या नाम, इसकी पेरेंट आईडी क्या होगी? और सोनी, ठीक है जी। अच्छा एक और कैटेगरी ले लेते हैं हम, मोबाइल। मोबाइल इसका पेरेंट 0 है। मोबाइल में नोकिया है, कैटेगरी अलग ही तो है, टेबल अलग करिए, अलग भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं नोकिया और फिलहाल ये नहीं करें। हमने 15 कैटेगरीज जो है वो इंसर्ट कर दी। अब हम वापस आते हैं जल्दी से अपने। अच्छा अब हमें यहाँ पर 2 काम करना है। ये दो तरह से कर सकते हैं। तो हम इसको क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं और हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी मैनेज कर। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम कैटेगरी, तो ये तो तमाम कैटेगरी आ जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से भी आ सके कि जो पहले पेरेंट आए उसके बाद फिर मैं उनके चाइल्ड निकाल लूँ। इस तरह से करना चाहिए। मैं इसको फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, गेट ऑल पेरेंट कैटेगरी फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ फिर पेरेंट कैटेगरीज में क्यूरी चेंज होगी। तो क्या चेंज होगा, वेयर कैटेगरी पेरेंट आईडी इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ वो बेस कैटेगरी जिनका आईडी होगा। अच्छा अब इसके बाद इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है।
अगर मैं इसको क्यूरी को यहाँ पे लिख के एग्जीक्यूट करें हम, जस्ट टू चेक कि क्यूरी सही है या नहीं, तो ये सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और चेक भी लगाना पड़ेगा फॉर फ्यूचर, एंड स्टेटस शुड बी वन। हो सकता है आपने उसको डिसेबल किया तो वो तो नहीं दिखानी, ठीक है। तो ये स्टेटस का फ्लैग भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अब कोऑर्डिनेटर में लास्ट टाइम शायद मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, जितने भी फ्रेमवर्क है हमारे पास उसके अंदर आप जब डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं तो आपको एक तो कहता है कि आप क्वेरी को क्वेरी पे एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। और एक वो अपने पास लाइब्रेरी देता है जिसको हम कहते हैं ORM या एक्टिव रिकॉर्ड लाइब्रेरी, इस तरह ADO.NET हमने लास्ट में शायद बात की थी इस पर। तो ये वो क्लासेस या ये वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप वो ये कहते हैं कि आप क्वेरी में लिखिए, आपको जो चीज चाहिए, जिस क्राइटेरिया पे चाहिए, जो जॉइंट लगाना है, जो रिलेशन बनाना है, वो आप मुझे बता दें। यानी उस क्लास के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करें डेटाबेस से, वो आपको डिजायर्ड आउटपुट आपको लाते हैं, जो कॉलम आपने जिस कंडीशन के ऊपर चाहिए तो वो आपको रिटर्न कर देगा। इसका एक बेनिफिट ये था जो कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास डेटाबेस इंजन चेंज है तो आपके पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जो आपने कोड लिखा होगा, आपकी एप्लीकेशन एंड के ऊपर कोई भी किसी किस्म का चेंज आएगा, आप सिर्फ जाकर इसकी कंफिग में इसका ड्राइवर चेंज करते हैं। इसका अभी हमारे पास कंफिग में डेटाबेस के अंदर ये DB ड्राइवर MySQL, आप इसको जस्ट चेंज कर दें, यदि MS SQL या SQLite यूज कर रहे हैं, whatever जो भी Oracle यूज कर रहे हैं, तो ये बैकएंड के ऊपर ये इतना पावरफुल है कि उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा और उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप इसका लेकिन अगर आपने क्यूरी लिखी होगी जिस तरह यहाँ पर ये क्यूरीज लिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्यूरी फिर वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है MS SQL में या Oracle के अंदर लिखने का क्राइटेरिया चेंज हो, यहाँ पे क्यूरी का स्टाइल चेंज है, वहाँ पे चेंज है, और ऐसा है वाक्य चेंज है, सिंटैक्स चेंज, ठीक है जी। फिलहाल हम दोनों तरीके देख लेते हैं कि इससे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे और जो एक्टिव रिकॉर्ड की क्लास यूज करेंगे उससे किस तरह काम करेंगे, ठीक है। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा this.db का। ये किस तरह से मिला, जब हमने CI मॉड्यूल को एक्सटेंड किया था और हमने अपनी कंफिग के अंदर ऑटोनोड के अंदर जो कि कंफिग के फोल्डर के अंदर फाइल मौजूद है, इसमें हमने लाइब्रेरी बताई थी कि हमें एक लाइब्रेरी चाहिए हर रिक्वेस्ट के ऊपर जिसका नाम होगा डेटाबेस, यानी कि हमने कहा कि हमें एक लाइब्रेरी इसके फर्स्ट जैसे ही एप्लीकेशन इनिशिएट हो हम उस लाइब्रेरी को लोड करवा देंगे डेटाबेस की। फिर हमने database.php जो कि कंफिग के अंदर मौजूद, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन तमाम यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह भी दे दिए ताकि वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें हमने की हुई थी तो हम जब मॉड्यूल को एक्सटेंड करते हैं, ये सिर्फ मॉड्यूल के अंदर होता है, कंट्रोलर के अंदर आपको this.db का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। मॉड्यूल के अंदर जैसे आप CI एक्सटेंड करते हैं मॉडल को तो आपको ये जो DB का जो ऑब्जेक्ट जो आपने सारी पीछे कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी उसको कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट देता है जो कि this.db के नाम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है तो this.db.query इसको आप अपने SQL पास कर देंगे, हमने लिखी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक काम आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम खास तौर पे हमारे पास 4 तरह की क्वेरीज होती हैं। एक तो आपने अब जो कि आप डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें उसमें, ठीक है, या आप उसके अंदर डिलीट कर दें, अब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आप अपडेट कर दें, या रिकॉर्ड को व्यू कर लें, यानी व्यू कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं।
इन 4 के अलावा आप कोई 5वां काम डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट इसके लिए तो जस्ट क्यूरी का एग्जीक्यूट होना काफी है, क्योंकि अगर क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा वो हो जाएगा। इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट किया तो वो अपडेट भी हो जाएगा, डिलीट पे डिलीट हो जाएगा। लेकिन सेलेक्ट के अंदर आप क्यूरी एग्जीक्यूशन के बाद रिकॉर्ड्स को फेच भी करते हैं, यानी एक दफा तो आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट जो भी उस क्यूरी का रिजल्ट होता है उसको आप फेच करते हैं। ये चला हमारी इस लाइन के बाद हमारी सिर्फ क्यूरी अभी एग्जीक्यूट हुई है, अभी हमने रिकॉर्ड को फेच करना है। फेच करने के लिए ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जब आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया this.db.query से और उसको आपने एसक्यूएल प्रोवाइड की तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वो आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले लें, मैं यहाँ पे $q या मैं इसको कहता हूँ रिजल्ट कह देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट से आपने जब डेटा को फेच करना है, इसके लिए एक और मेथड हमारे पास मौजूद है, result_l। बहुत सारे रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट भी है, रो एरे भी है, रो भी है। फिलहाल मैं यहाँ पर रिजल्ट एरे यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। और मैंने ये रिकॉर्ड्स को फेच किया, ये तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करने के बाद मैं इस फंक्शन से बाहर इसको रिटर्न करा देता हूँ। जब रिकॉर्ड सेट बनेगा यहाँ पर उसको मैं इस फंक्शन से बाहर रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, एक और फंक्शन यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं, इस मॉडल का एक फंक्शन हमने लिख लिया, इसको पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। इसमें तो किसी किस्म की परेशानी नहीं। इसमें जो और तरीके कार है जो डेटाबेस से क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के या और बिना क्यूरी लिखे हम किस तरह रिकॉर्ड को फेच करेंगे, इसकी अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम मॉडल को कंट्रोलर में यूज कर लेते हैं, किस तरह करेंगे जी। रिजल्ट एरे जो है वो मेथड है सिंपली आपके रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए, ठीक है। इसका और बहुत सारे अभी हम मजीद देखते हैं फंक्शन। पहले हम एक काम करते हैं, मॉडल को यूज करना है, किस तरह से मॉडल को यूज करना है, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं इधर और तरीके से देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा कंट्रोलर था, ये हो में एग्जीक्यूट हो रहा है, अब हमें यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर मुझे तमाम कैटेगरीज शो करनी है, ठीक है। फिर उनकी सब कैटेगरीज पहले हम मेन कैटेगरीज शो करते हैं, फिर उसका सब कैटेगरीज को भी ले आएंगे। तो कंट्रोलर के अंदर आपको उस मेथड को जो कि आपने मॉडल में लिखना है उसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अगर आपने कोई मॉडल इस्तेमाल करना है उसको लोड किया जाता है, जिस तरह हम व्यू लोड करते हैं इसी तरह मॉडल को भी लोड किया जाता है। दिस डॉट लोड डॉट मॉडल, और उसके बाद आप उस मॉडल का यहाँ पैरामीटर में नाम दे दें, उसका नाम था हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है जी। पहला काम तो आपने करना है कि कंट्रोलर के अंदर आपने उस मॉडल को लोड कर दिया। अब जैसे आप ये मेथड कॉल करते हैं लोड मॉडल का, इसके नेक्स्ट लाइन पे आपको इस मॉडल का ये काम क्या करेंगे इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडल दिस डॉट लोड डॉट मॉडल जैसे आप कॉल करते हैं तो यहाँ पर जो भी आप पैरामीटर पास करते हैं वो क्या करता है कि मॉडल की लाइब्रेरी के अंदर जाता है, इसका बैकएंड जो क्लास है इसके अंदर जाके इस नाम की वो फाइल को ढूंढता है, उस फाइल को वो इंक्लूड करता है। उसको पता है इसी नाम का अंदर क्लास का नाम भी होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि क्लास में और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले इस नाम की फाइल को इंक्लूड करता है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको यहीं पर इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, और इत्तेफाक से उस ऑब्जेक्ट का नाम यही होता है जो आपके मॉडल का नाम है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए वो कहते हैं कि आप दिस डॉट मॉडल का नाम यूज करें। हाँ,
सेम नाम इस वजह से कि भाई मॉडल को क्लास को लोड करना है, सॉरी पहले तो फाइल को लोड करना है फिर उसकी क्लास को लोड करना है। तो अगर आप ये क्लास का नाम आप फाइल इसके अंदर चेंज कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, पर जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो उसी के ऊपर सारे डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप इनको छेड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, वो उस नाम की फाइल ढूंढने का नहीं मिलेगी, पड़ जाएगी। अगर फाइल भी मिलेगी उसको के अंदर उस नाम की क्लास नहीं मिली तो ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। ठीक है जी, अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट इस नाम से अवेलेबल है और हमने इस मॉडल के अंदर इस मेथड को कॉल करना है गेट ऑन पेरेंट कैटेगरी। आप सिंपली इसको इस तरह से कॉल कर लें, ये आपको तमाम कैटेगरी यहाँ है। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं कि जी कैटेगरी आ भी रही है तो इसको कैटेगरी स्टेटस क्या है हम कॉलम वापस हम अपनी क्यूई पे आए थे। हमने क्या लिखा अच्छा यहाँ वाले भी आपकी कैटेगरीज आ गई। ठीक है जी, वापस आते हैं यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर ये कैटेगरीज आ गई, एक काम हो गई। इसको पहले लगा भी दें या दूसरा काम आगे करें, मतलब इसको हम टेम्पलेट पे इस्तेमाल करें या थोड़ी देर बात करें, कर लो साथ एक साथ ही कर लेते हैं। चले कर ये कैटेगरी हमारे पास लेआउट की किस लेफ्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि एक हम एरे बना लेते हैं नॉर्मली जिसके अंदर हम की रखते हैं और की के नाम से हमें जो है वो हमारे व्यू के ऊपर वो डेटा एक्सेसिबल होता है। तो मैंने यही काम किया कि उसी जो वेरिएबल मैंने पहले बनाया था डेटा का उसी के अंदर मैंने कैटेगरीज भी डाल दी। ठीक है, अब इस डेटा को मैं सेंड करूंगा अपने लेआउट के ऊपर जो कि लेफ्ट में मौजूद है। लेफ्ट है ना, तो मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा इस डेटा को भी, क्योंकि मेरे पास कैटेगरी जो ड्रॉ हुई है वो लेफ्ट साइड पर होगी। तो लिहाजा मैं जब लेफ्ट का लेआउट लोड करवाऊंगा, ये मैंने लेफ्ट लेआउट लोड करवाया, इसके अंदर मुझे इस डेटा को पास करना पड़ेगा ताकि मैं वहां से अपनी कैटेगरीज उठाकर वहां पर मैप कर दूं। ठीक है जी, अच्छा अब हम चलते हैं, ये बात क्लियर है? ये हमने कैटेगरीज यहाँ फेच की, ठीक है, उसके बाद हमने उसको इस एरे के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इन कैटेगरीज को हमें व्यू के ऊपर भेजना है। तो लास्ट में बात की थी कि जी अभी हम करें कि जब हमें कोई वैल्यू या वेरिएबल व्यू के ऊपर लोड कराना होता है तो हम उसको एज अ की रख के उस एरे को हम पास कर देते हैं व्यू के ऊपर, जिस तरह हमने इस लाइन पे किया। ठीक है, तो ये डेटा का पूरा एरे जो है वो हमने लेफ्ट में पास कर दिया ताकि मुझे वहां पर लेफ्ट लेआउट के ऊपर ये तमाम कैटेगरीज अवेलेबल हो। तो अब हम ओपन करते हैं इसका लेआउट के अंदर जी। हाँ, होम पे जहां जहां आपको ये वेरिएबल चाहिए ना वहां पे, अगर आप कहते हैं जी पूरा लोड ना पड़े उस पर, तो आप इसका नाम अलग से एकदम लेफ्ट डेटा
आप सिर्फ ये वाला वेरिएबल भेज दें यहाँ पर तो सिर्फ कैटेगरीज आ जाएंगे, पूरा एरे नहीं जाएगा। तो इस तरह करते, लेकिन नॉर्मली इस तरह करते नहीं लोग, आसानी हो जाती है, एक ही वेरिएबल ले एक ही रखें। अच्छा जी, अब हम लेआउट खोलते हैं इसका लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट लेआउट आ गया। देखिए इसमें टॉप पे तो लिखा है प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये हेडिंग आपके पास लेआउट के ऊपर ये भी लिखी है प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है जी, इसको तो हमने नहीं छेड़ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रही है इसकी टॉप कैटेगरीज। ये वो पोर्शन है जो कि रिपीट हो रहा है और आपकी तमाम कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे लिस्ट होगी। मतलब ये LI है, ये सबसे पहले यहाँ पर हमने डिव के अंदर UL बनाया, उसके अंदर एक LI है और उसके अंदर ये लिंक है और यहाँ पर आपकी कैटेगरी का नाम आ रहा है। ठीक है, मैं ये बकिया तमाम लिस्ट जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दफा कर इसको रिप्लेस करें तो सिर्फ एक ही कैटेगरी आ गई जो मैंने अभी छोड़ दी है यहाँ पर बेल्ट। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना PHP का कोड लिखेंगे, वो कैटेगरीज डिस्प्ले करनी है जो हमने कंट्रोलर पे फेच की थी और उसको हमने पास किया व्यू के ऊपर और व्यू से हमने यहाँ पर अब उसको डिस्प्ले करवाना है। तो फॉर ईच, क्योंकि एरे है हमारे पास, फॉर ईच करेंगे हम इसको मैं, और किस नाम से था वहाँ पे, category as category। अच्छा, अब जो यहाँ पर ये मैंने लूप बंद कर दिया। ठीक है जी, और इसके बाद इस जगह पर ये स्पेन, यहाँ पर इसका नेम डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ दोबारा PHP और कैटेगरी, और यहाँ पर था कैटेगरी का नाम। ठीक है, तो ये कैटेगरी डिस्प्ले होगी, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल। अभी हमने 3 बेस कैटेगरीज बनाई थी तो ये 3 यहाँ पर लिस्ट होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक चीज यहाँ पर हमने और परफॉर्म करने के, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर बंदा क्लिक करेगा, आपका जो यूजर होगा जो साइट के ऊपर आया, वो जब इस पर क्लिक करेगा तो उसने कहाँ जाना है, किस पेज पे जाएगा। लेकिन उसका जो लिंक है अभी तो फिलहाल यहाँ पे अजीब सा पेज चला है, इसको हम चेंज कर देते हैं। और आपने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसने वाकई अगर वो क्लिक करे लैपटॉप के ऊपर तो आपको पता होगा कि वाकई उसने
लैपटॉप पे ही क्लिक किया है, कैमरे पे क्लिक करें तो कैमरे पे ही क्लिक किया। तो हम इसको किस तरह से एक हम पेज बना लेते हैं अलग से। मैं यहाँ पे देता हूँ इको पेज URL, उसके बाद हम कहते हैं index.php स्लैश कैटेगरी का पेज बना लेते हैं, category.php या कैटेगरी, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे कंट्रोलर होगा तो कैटेगरी का कंट्रोलर। उसके बाद मैं कहता हूँ कैटेगरी की डिटेल, और यहाँ पर उसकी आईडी हम पास कर देते हैं, किसकी, जो हमें यहाँ पर जिस कैटेगरी की जो आईडी होगी। कैटेगरी आईडी चला के देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लिंक बना है, इसके बाद वो मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ। लिंक मेरे पास कुछ इस तरह का बना है कि लोकल होस्ट, ये तो मेरे पास आ गया बेस URL एग्जैक्टली। उसके बाद मेरे पास index.php, उसके बाद ये कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर के अंदर मैंने कहा कि एक मैं फंक्शन बना दूंगा डिटेल का, और उसको ये आईडी मिल जाएगी एज अ पैरामीटर। जो आईडी मिलेगी उसके ऊपर मैंने उसकी डिटेल को फैच करूंगा, और वो पेज मेरे पास जो व्यू लोड करवाना होगा वो व्यू लोड करवा दूंगा। ठीक है, या मुझे इस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाने होंगे तो मैं कैटेगरी डिटेल के अंदर जाके उससे रिलेटेड प्रोडक्ट फैच करूंगा और प्रोडक्ट दिखा दूंगा। ठीक है, जो भी काम करना होगा तो मेरे पास ये URL बन गया। अब मैं इस URL के ऊपर डिसीजन ले सकता हूँ अपना, जो भी मुझे काम करना है। इसको भी हम करते हैं, भी आगे चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर। इसी तरह देखिए नेक्स्ट जो है वो कैमरे के लिए जो URL बना है वो कुछ इस तरह का बना है। इसकी आईडी जो है 9 आ गई एंड सो ऑन। मोबाइल, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो आपके पास ये लिस्ट आ गई यहाँ पर तमाम कैटेगरीज की जो कि आपने इंसर्ट की होंगी और वो एक्टिव होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, आसान। चलिए आगे चलते हैं, वापस चलते हैं अपने इस मॉडल की तरफ। चलो इसे, ये मॉडल हमने प्रोडक्ट से बनाया और काम हम इसमें कैटेगरीज का कर रहे हैं। इसको सेपरेट होना चाहिए था वैसे, इसको हमें कैटेगरीज का मॉडल बनाना चाहिए था। चलें सर, अच्छा हम नेक्स्ट उठाते हैं गेट ऑन। चाइल्ड कैटेगरी, हमने इसकी चाइल्ड कैटेगरीज उठानी है। अच्छा, चाइल्ड कैटेगरीज उठानी है तो यकीनन पेरेंट के चाइल्ड उठाने होंगे, तो यहाँ पे हमें कैटेगरी आईडी देनी पड़ेगी, किस कैटेगरी के चाइल्ड उठाने। ठीक है ना, अब ज़ाहिर किसी जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था कि लैपटॉप है, लैपटॉप का पेरेंट तो 0 था, लेकिन अब ये 1 जो है वो इसकी सब कैटेगरी करेंगे, तो हम पास करेंगे 1, तो उसके बिहाफ के ऊपर हमें इसके चाइल्ड मिल जाएंगे। सिंपल। तो अब यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यूज करते हैं इसकी एक्टिव रिकॉर्ड क्लास। इसके लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होगा this.db। अच्छा, अब हमें एक मेथड है इसके अंदर सेलेक्ट का,
सिलेक्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप बताएंगे आपको कौन कौन से कॉलम्स सिलेक्ट करने। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे तमाम कॉलम्स सिलेक्ट करने। अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो आप कॉलम्स का नाम दे दें, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन। फिलहाल मुझे तमाम कॉलम चाहिए तो मैं कहता हूँ कि मुझे तमाम कॉलम चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसी के अंदर एक और मेथड है दिस डॉट। अच्छा, एक तो मुझे अब इस क्यूरी को जरा सा आप खुद से रिलेट करने की कोशिश करें कि देखें आप सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, तो यानी सिलेक्ट स्टैटिक, तो हमने तमाम कॉलम्स को बता दी कि हमें तमाम कॉलम्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या बताते हैं, टेबल का नाम, तो मैं कहता हूँ फ्रॉम टेबल का नाम क्या है मेरे पास, कैटेगरीज। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पे लगानी है मुझे, दिस डॉट डीबी वेयर कंडीशन क्या है, कैरेंट कैटेगरी कैटेगरी पेरेंट आईडी इक्वल टू जो हमें बनने, जो हमें यहाँ पास होगी टेड आईडी एग्जैक्टली। तो मैं कहता हूँ कि वेयर कैटेगरी पेरेंट आईडी इक्वल टू टेड आईडी। ठीक है, और फाइनली मैं कहता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ठीक है, ये गेट जो है वो फाइनली इसको एग्जीक्यूट करके आपको रिकॉर्ड सेट निकाल के दे देगा। इसको मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो आप चाहे क्यूरी लिख लें या चाहे इस तरह कर लें। मुझे वैसे शक है कि मैंने ये वेयर का क्लॉज नहीं लिखा, तो इसको एक दफा मैं जरा कंफर्म कर लूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। मैंने सही नहीं लिखा है, यहाँ कॉमा सेपरेटेड देखेंगे। इसको जिस कॉलम का आपने करना है और उसके बाद जिस वैल्यू के ऊपर करना है, तो इसमें इस तरह से हिस्सा करना है। ठीक है, बस बाकी सही। अच्छा, इन्होंने एक और, अगर आपको आप कहेंगे कि हमें मल्टीपल वेयर कंडीशन देनी है, सिर्फ यहाँ पर मैंने मल्टीपल एक और कंडीशन देनी कि वो वाली, ठीक है पेरेंट आईडी से तो उठाना है, लेकिन वो कैटेगरी से उठाना है जिनका स्टेटस यानी कि वो एक्टिव हो। तो दो कंडीशन अगर आपने देनी है तो वेयर इस तरह से आप 2 दफा वेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, वो भी बताया था, ये एंड लगाएगा फिलहाल। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने कॉल करना है वापस आते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास पहले फर्स्ट टर्न में जो है वो आपके पास बेस कैटेगरी आ गई। अब हमें ये मेथड कॉल करना है, उसको कैटेगरी आईडी पास करनी, ताकि हमारे पास हर कैटेगरी के चार्ज भी आ जाए। वैसे तो हम ये लेंदी तरीके करें, ये एक स्टेप में भी हो सकता था, चले हम इसको मुश्किल तरीके से कर लेते हैं, फिर आसान तरीके से भी कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ फॉर ईच। मैंने इन कैटेगरीज पे लगाया जो कि बेस है, तो मैंने कहा कि जी एक कैटेगरी
उसके बाद मुझे हर कैटेगरी के लिए ये चाइल्ड, उसके चाइल्ड चेक करने के लिए, अगर चाइल्ड है तो रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो कुछ नहीं आएगा क्या, ठीक है। और हर दफा मैं इसको कैटेगरी की आईडी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो और ये हर दफा मुझे सब कैटेगरीज रिटर्न कर देगा। प्रोडक्ट का मॉडल है तो प्रोडक्ट के मॉडल से मैं ये मेथड कॉल कर लूँगा, ठीक है जी। ये लाइन में थोड़ा सा इसको 2 लाइन में चली गई, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। सब कैटेगरी मैंने जो बेस कैटेगरीज निकाली थी उसके बाद फॉर ईच किया, फॉर ईच करने के बाद हर कैटेगरी को, हर कैटेगरी आईडी के लिए उसकी चाइल्ड कैटेगरीज उठा लें, ठीक है। और ये इस मॉडल में मौजूद है, लिहाजा दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल चाइल्ड कैटेगरी, और यहाँ पर मैंने कैटेगरी आईडी पास कर दी, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मुश्किल? अच्छा, कोई मुश्किल नहीं, एक मुश्किल तो है, नजर आ रही जी। अब इस डेटा को प्रिंट करते हैं, एक नजर देखते हैं क्या हुआ हमारे साथ। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये है, यहाँ तक तो ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी अभी। अच्छा चले, उससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर है सब? अगर तो क्लियर है तो पहले इसका आंसर मुझे दें कि यहाँ पर जो हमने कैटेगरीज निकाली है, उसको मैं फिलहाल कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये मेरे पास कैटेगरीज है, अब इसके आगे इसकी सब कैटेगरीज आएंगी, ठीक है। ये टॉप कैटेगरीज है, यानी लैपटॉप और जो कैमरा है और मोबाइल है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इनकी सब कैटेगरीज को निकाला है, अच्छा यहाँ पर ये सब कैटेगरीज के ऊपर आकर स्टोर हो गया डेटा, ठीक है। जो भी डेटा निकल के आया विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट कैटेगरी आईडी, उसको मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट किस तरह से करूंगा कि ये किसी सब कैटेगरीज है, पेरेंट आईडी यहाँ। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? अभी फिलहाल तो मैंने कोड लिखा, इसमें तो मुझे पता चलता पेरेंट आईडी से जो होगा किस तरह क्या करूँ यहाँ? एक और स्क्वायर ब्रैकेट ले लें, यहाँ पर आप इसको इसकी पेरेंट आईडी असाइन कर दें, पहले को पहले बाद में दूं तो नहीं चलेगी। अच्छा, और यहाँ पे कैटेगरी आईडी दे दूं, ठीक है। क्या है सही? इतना सही? अच्छा, इन्होंने क्या किया कि अब जो भी कैटेगरी आईडी होगी हमारे पास, वो कैटेगरी आईडी यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट इसको और से देख लीजिए, जिन लोगों को एरियस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है। यहाँ पर कैटेगरी आईडी आ जाएगी, फर्स्ट टाइम 1 है ना, क्योंकि लैपटॉप थी तो वहां से आईडी निकली 1 यहाँ पर इंसर्ट हो गई, और उसके आगे यहाँ पर ही सब कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद आपने जो रिकॉर्ड्स फेच किए
यहाँ पर आ गया, इस की के ऊपर असाइन होगा। नेक्स्ट टाइम ये फिर लूप चला, यहाँ पर कैटेगरी आईडी आ गई, जो भी नेक्स्ट होगी 10 या 11 9, जो 9 की सब कैटेगरी है। ठीक है, मतलब सवाल ये है कि क्या ये ठीक है या मजीद कुछ करने की जरूरत है? आगे यहाँ पर इसकी जरूरत है, इसको हटा दूं तो काम नहीं चलेगा, सोच रहा हूँ चल सकता है तो उसको आसान कर ले। इस तरह से भी काम चल सकता है भाई, आसान कर दें, क्यों मुश्किल काम कर पा रहे। अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी आईडी रख दूं पेरेंट के ऊपर और मैं उसके बाद ये ब्लैंक ब्रैकेट छोड़ दूं, कोई आप लोगों को अगर मालूम हो कि PHP के अंदर एरे के अंदर अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ दें तो ये खुद से इंक्रीमेंट करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। 0 1 2 3 4 स्टार्ट 0 से होता है एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये काम होगा। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। रिजल्ट नहीं आ रहा मेरे पास, एक सेकंड में शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ये मुझे देगा रिजल्ट, और इस रिजल्ट के साथ भी मुझे करना पड़ेगा रिजल्ट है। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर इस रिजल्ट सेट को गौर से देख लीजिए, मैं एक कोड का मतलब यहाँ पर मैंने एक क्यूरी एग्जीक्यूट की थी। क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे रिकॉर्ड्स को फैच भी करना था, वो मैं फैच नहीं कर रहा था, ये गलती की थी पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपने उससे रिकॉर्ड्स फैच कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जरा इस रिजल्ट सेट को गौर से एक दफा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरीज आई मेरे पास। ठीक है, इन कैटेगरीज के अंदर एक सबसे पहले पेरेंट कैटेगरी आईडी पेरेंट कैटेगरी आती है 1, जो कि लैपटॉप। ठीक है, इसके बाद तो ये कैमरा, ये भी बेस है, इसके बाद ये एरे पड़ा। नेक्स्ट मेरे पास जो एरे आता है यहाँ पर, अब वो जो 1 था वो मेरे पास ये यहाँ पर प्लेस कर दिया मैंने। अब इसके 0 और 0 इंडेक्स के ऊपर इसकी तमाम कैटेगरीज आ गई। देखिए इसके अंदर 0 है, यहाँ पर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2, ये की चाइल्ड कैटेगरीज है। अब ये तमाम 1 की अम्ब्रेला में चल रहा है। जैसे ये खत्म हुई तो देखिए यहाँ पर 1 के बाद असूलन 2 आना था, लेकिन हमने क्योंकि इसको हार्ड कोड किया हुआ था कि जी कैटेगरी के पेरेंट आईडी यहाँ पे था, तो यहाँ 9 आ गई। अब 9 के अंदर जो इसकी हालांकि वो फिर दोबारा 0 से स्टार्ट हुई, 0 1, इसमें 2 आईडीज थी तो ये 2 आ गई इसमें। इसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ 12 आ गया। हमारे लिए इससे ट्रेस करना इसको आसान है। वो जो आपको रिटर्न करता है वो 2D एरे रिटर्न करते हैं मेथड, इसमें से वो 0 है एरे की 0 पे ठीक है जी, ये बात क्लियर है। नहीं क्लियर? कितने लोगों को नहीं क्लियर है?
अच्छा, इसको फिर हम आसान तरीके से करते हैं। अगर नहीं हमने यहाँ तक क्लियर था कि हमने बेस कैटेगरी पेरेंट कैटेगरीज निकाली थी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर हमने इसकी चाइल्ड निकालना है। चाइल्ड निकालने के बाद ये इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं। चाइल्ड निकालने पेरेंट कैटेगरी पर हमें उसके चाइल्ड चाहिए। चाइल्ड निकालने के लिए हमने किया ये कि हर दफा उसके चाइल्ड निकालने के लिए इस मेथड को कॉल किया जो कि उसके चाइल्ड से रिटर्न करता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर उसकी पेरेंट कैटेगरी की आईडी पास कर दी। उसने उसके ऊपर क्यूरी एग्जीक्यूट की। क्यूरी कौन से एग्जीक्यूट की? जो हमने यहाँ पर दी गई तमाम कॉलम सर्च करना, इस टेबल से करना, इस क्राइटेरिया पे करना, और उसके बाद हमने वो रिकॉर्ड्स रिटर्न करवा दिए इस जगह पर। जैसे वो यहाँ रिकॉर्ड रिटर्न हुए, यानी कि हमारे पास पहली कैटेगरी आईडी थी 1, तो ये 1 के रिकॉर्ड जो बने वो ये तमाम रिकॉर्ड हैं जो कि पेरेंट कैटेगरी लैपटॉप की सब कैटेगरीज है, एफएल एंड सो ऑन। ये रिजल्ट है पूरा का पूरा यहाँ पर आता। जब मैप हुआ तो हमने उसको इस तरह से किया ताकि हमारे पास लिंकिंग हो कि किसके चाइल्ड है, तो हमने वो उसके पेरेंट की आईडी उसकी की पे रख दी ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस की के यानी कि किस पेरेंट के चाइल्ड, ठीक है, बात क्लियर। तो एक और काम करते हैं, यहाँ पर हमने जितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए इसके इन सबके चाइल्ड हैं, जिसके चाइल्ड नहीं एक रिकॉर्ड ऐसे भी इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल और क्या होती है, कोई और कैटेगरी बताए? डेस्कटॉप किसी का ठीक है। ये 16 पे आपके ना ला रहे ताकि उसको भी हम डिटेक्ट कर लेंगे कि किस तरह से काम करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इन कैटेगरीज को भी उठाकर अपनी सब कैटेगरी के पोर्शन में लेते हैं ताकि हमारे सब मेन्यू ड्रॉ हो। हाँ शायद ये तो अच्छा, जब वापस हम चलते हैं अपने लेफ्ट के ऊपर, देखिए यहाँ पर एक दफा तो हमने कैटेगरी ड्रॉ कर दी। अब इसकी सब कैटेगरी किस तरह से ड्रॉ होगी, इसका जवाब आप देखो। अच्छा, इसके लिए मैं आपके लिए ये वाला कोड खोल देता हूँ क्योंकि मैंने साइलेंट किया हुआ था। वो तो ULLI पे आएगा, वो HTML का नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता है HTML से ही आपके सब मेन्यू ड्रॉ होंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये आपने जब यहाँ पर अपनी मेन कैटेगरीज को ड्रॉ किया, अब उसके बाद ये जो शुरू की जो 3 कैटेगरीज हैं आपके पास, ठीक है, इन 3 के चाइल्ड मौजूद हैं, लास्ट वाले के चाइल्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। अब जिसके चाइल्ड है उसको आपने ड्रॉ करना, जिसका नहीं है उसको नहीं करना। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लॉजिक लिखेंगे, क्या करेंगे, ये सवाल। नहीं, मैं इस तरह मत बता, मैं एक सवाल क्लियर, सवाल मैं रिपीट करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये मेन कैटेगरी को हमने यहाँ पे शो कर दी सिंपली लूप लगा के इस तरह से, और ये उसके अंदर LI ये हमने बना के उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमने इसके चाइल्ड भी सेंड कर लिए हुए, अगर तो है उन चाइल्ड को हमने सब कैटेगरी यानी उसका मेन्यू बनाना है, ठीक है। और जो हमारे पास एरे आया है वो एरे की शक्ल भी मैं आपको दिखाता हूँ एक दफा फिर, कि जो हमारे पास एरे है वो इस तरह का है। देखें, मेन कैटेगरी, उसके बाद ये चाइल्ड है, मतलब ये पेरेंट है तो उसके ये चाइल्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
जितने भी 6 तक। उसके बाद नई कैटेगरी आईडी, जो हमने भी बात की थी, और उसके फिर ये 2 चाइल्ड, इसी तरह फिर ये एक और नई कैटेगरी, उसके 2-3 चाइल्ड, और लास्ट वाले का एक भी चाइल्ड नहीं। ये आपने मेन्यू ड्रॉ करना है। एरे का स्ट्रक्चर आपके सामने ये है, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पर मैप करना है। पेपर पेंसिल लें और शुरू हो जाए। स्टेटस चेंज क्यों? तो क्या हुआ? हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट के पेज में जाए, बाकी को तो कैटेगरीज के पेज में ले जाएंगे, सब कैटेगरी के पेज, लेकिन इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट के पेज में ले जाएंगे। तो वो भी हम लॉजिक लगा देंगे, अगर इसके चाइल्ड नहीं है तो उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट के पेज पे ले लो। कर सकते हैं ना, वो भी हम कर सकते हैं। आप जरा इसके चाइल्ड से प्रिंट करें, किस तरह से करेंगे? जरा आप पेपर पेंसिल शुरू हो जाए। एरे का स्ट्रक्चर आपके सामने, ये लूप आपके सामने, ये व्यू आपके सामने, यहाँ पर आपने इसकी सब कैटेगरीज को प्रिंट करना है। आपके उस पेपर पेंसिल नहीं, तब तक के लिए मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ।